देवी। बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के साथ पीएम मोदी ने की परीक्षा पे चर्चा। स्ट्रीट मैनेजमेंट पर दी सलाह, कहा हमें सिर्फ नौकरी के लिए जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। राहुल गांधी के भाषण के बाद लोकसभा में विवाद तेज। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष। स्पीकर की टिप्पणी से नाराज, जल्द ही प्रस्ताव पेश करने पर विचार। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की पेशी पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौजूदा सीएम का इस तरह अदालत में आना ठीक नहीं, नई अर्जी दाखिल। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी करते रहे सपा विधायक। कानपुर में लैम्बोर्गिनी हादसे के वीडियो में दिखा आरोपी शिवम, फिर एफआईआर के से नाम गायब, अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। उन्नाव भाजपा नेता देवी बख्श सिंह का निधन। 3 बार उन्नाव के सांसद रहे देवी बख्श सिंह। कानपुर में एक नर्सिंग होम में इलाज के दौरान निधन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं सीतापुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम यहां पर सीतापुर में किया है। सीतापुर ऐसे ही योगीराज गिरधारी नाथ जी की साधना स्थलिनी बन गई है। ये भारत के सनातन धर्म का एक पौराणिक स्थल है। भारत का वैदिक ज्ञान के संग का उसको एक स्वरूप देने का, उसे लिपिबद्ध करने का स्थल है। और उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने नेमी सारण्य को भारत के उस पौराणिक तीर को पुनर्स्थापित करने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। आपने देखा होगा सरकार वर्तमान में नेमी सारण्य में अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। आप सोचो, जहां पे आज से 3500 वर्ष पहले हजारों की संख्या में, कहते हैं 88,000 ऋषियों ने 3 वर्ष से अधिक समय तक अनवरत एक जगह एकत्र होकर के और वहां पर भारत के पूरे पुराण, जितना भी पुराण है, सभी पुराणों को लिपिबद्ध करने का काम किया था। उससे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो चुकी थी, लेकिन उसके उपरांत जितने भी अन्य जितने भी पुराण बने हैं, इन सब की रचना का जो पवित्र स्थली है, वह पवित्र स्थली यही सीतापुर, वर्तमान का सीतापुर जनपद, और वही नैमिषारण्य है, जिस नैमिषारण्य में आज ही हम बड़े श्रद्धा भाव के साथ जाते हैं। ऐसे ही एक सिद्ध साधक हिंगलाज देवी के स्थान से यहां पर नहीं आया है। अपने पूज्य गुरु के आदेश से उनको एक ऐसा स्थान चाहिए था देखने के लिए जहां पर निर्जन हो, कोई उनको पहचानता ना हो। वे भटकते 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 उसको गुरु प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से यह स्थान, यहां पर उनको यह स्थल प्राप्त हुआ और उन्होंने यहीं पे गुफा बना करके फिर अपनी साधना को आगे बढ़ाया। भारत की पूरी परंपरा ही इससे जुड़ी हुई है। भारत सम और विषम परिस्थितियों में, अब देखिए ना, दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता और संस्कृति बनी और समाप्त हो गई। दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन दुनिया के अंदर तमाम झंझावातों को झेलते हुए, तमाम तूफानों को झेलते हुए जो एक सभ्यता और संस्कृति आज भी पूरी गरिमा और गौरव के साथ खड़ी है और दुनिया को मैत्री, करुणा के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है, तो वह केवल हमारा सनातन धर्म की यह सनातन संस्कृति है। आप सोचो कितने प्रयास हुए थे इसको तोड़ने के लिए, कौन नहीं इसको, और दुनिया की पहले कौन ऐसी जाति, मत, मजहब
क्या सेक्ट है जिसकी विपत्ति के समय में सनातन धर्मावलंबियों ने शरण देकर के उसको पुष्पित पल्वित होने का अवसर न दिया हो? हर एक को अवसर दिया, हर एक को बढ़ने का अवसर दिया, शरण दी, लेकिन बदले में मिला क्या? जो भी विदेशी आक्रांता आ गया, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, जो आया धर्म और संस्कृति को भी नष्ट करता था, देश को भी लूटता था। दोनों काम करते रहे। याद करिए, जिसको भी अवसर मिला, अकेले दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी हैं, जिनके पास बल भी था, बुद्धि भी थी, वैभव भी था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया। इसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया। सनातन धर्मावलंबी ही इस बात की घोषणा भी करता है कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी यह मेरा, यह तेरा है, यह तो संकुचित बुद्धि का ही व्यक्ति करता है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, एक कुटुंब है, और यह कुटुंब का यह भाव, वसुधैव कुटुंबकम का यह भाव, यह सनातन धर्मावलंबियों के संकल्प का ही नहीं, उनके जीवन का व्रत है। हर एक ने जीवन में रखता है। और मनुष्य तो क्या, हमने तो चराचर जगत के कल्याण की बात की है। आप देखना सनातन धर्मावलंबी की उदारता। आप देखिए, हमारे यहां कहते हैं पहला ग्रास गौ माता का और अंतिम ग्रास जो होता है ना, वह कुत्ते का। यानी गाय को भी हमने अपने हिस्से का दिया है और कुत्ते को भी एक हिस्सा उसमें प्रदान किया है। यह है समदृष्टि। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते। इस समता का व्यवहार। चींटी को भी आटा चीनी डाल करके लोग संतुष्ट करते हैं। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया, शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली। लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं जब ये देश स्वयुग कहा जाता है देश का, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की का जो शासन था, याद करिए वो देश का स्वर्ण युग है। चाणक्य जैसा जिस देश में सलाहकार हो, वह देश कभी विफल नहीं हो सकता। उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी सूझबूझ, उनका अर्थतंत्र भारतीय को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। चाणक्य जैसा गुरु मिले, देश को सन्मार्ग पर लेकर के चले,
समाज को एक नई दृष्टि दे और तब देश आर्थिक समृद्धि की, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस समय कहते हैं भारत का दुनिया के अर्थतंत्र पर 45 से 46% हिस्सा भारत के पास था। यानी भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत तो थी ही, लेकिन उस आर्थिक ताकत में भी भारत का जो हिस्सा था वह 45 से 40% था। हमले जब होते हुए गए, जब टूट फूट शुरू हुई, हम आपस में बंटते गए, मत और मत के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, कहां कहां तक ये चलेगा। ये हमले भी बढ़ते गए, लूटपाट भी बढ़ती गई, लगातार ये चलता रहा। कहीं आज से 400 वर्ष पहले तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक तब भी थी। नंबर 1 पर भारत था, नंबर 2 पर चीन था। चीन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। उस समय भारत को उस प्रकार का नेतृत्व नहीं मिल पाया था जो अपनी समृद्धि को और तीव्र कर सके। करता भी कैसे? जो देश अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से च्युत हो जाता है, अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति नहीं करता, अपने मूल्यों और आदर्शों से विरत हो जाता है, उसका वर्तमान भी सुरक्षित नहीं होता और उसका कोई भविष्य भी नहीं होता है। और यही सब कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। चीन बढ़ रहा था, लेकिन भारत को उस दिशा में आगे बढ़ाना है, इसके लिए जो कोई प्रयास होना चाहिए था, नहीं हो पाया उस कालखंड में। परिणाम क्या था? धीरे धीरे करके भारत धीरे धीरे करके कमजोर होता गया। मुगलों ने तो लूटा ही था, अंग्रेजों ने भारत की आश्रम पद्धति पर प्रहार किया। और अब रुक करेंगे खबरों का। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। जमानत पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में सुनवाई होनी थी। जेल में पिटाई के बाद हुई थी पीड़िता के पिता की मौत। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत। जमानत पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में होनी थी सुनवाई। जेल में पिटाई के बाद हुई थी पीड़िता के पिता की मौत। दिल्ली से खबर, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका। जेल में पिटाई के बाद हुई थी पीड़िता के पिता की मौत। रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में होनी थी सुनवाई। बता दें कि जेल में पिटाई के बाद हुई थी पीड़िता के पिता की मौत। दिल्ली से खबर, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका।
खबर दिल्ली से है, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के बाद उपजे विवाद के बीच विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष स्पीकर की टिप्पणी से नाराज है और जल्द ही इस संबंध में कदम उठा सकता है। फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां पर जिले की जेल में बंद 20 वर्षीय आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि एक अन्य कैदी ने नुकीली चीज से हमला किया। जेल में ही बंद अरुण चौधरी नामक कश्मीरी युवक ने रविवार रात उसके सिर में नुकीली चीज मारकर उसकी हत्या कर दी। बता दें कि अब्दुल रहमान 2 मार्च 2025 को 2 हैंड ग्रेनेड के साथ पालीगांव के पास पकड़ा गया था। उसने अयोध्या को दहलाने की साजिश की थी। अब्दुल रहमान यूपी के मिल्कीपुर का रहने वाला था। उसके पास कुछ वीडियो भी मिले थे जिनमें राम मंदिर से जुड़ी कुछ डिटेल्स थी। गुजरात एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया था। उसके पास से 2 हैंड ग्रेनाइड भी मिले थे जिन्हें डिफ्यूज कर दिया गया था। रेवाड़ी के कोसे स्थित गांव बवा में बीती रात रिश्तों को शर्मसार करती एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ये वारदात करीब रात 9 बजे की बताई जा रही है, जब भांजे ने ही अपने मामा की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर जिले में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार गांव ताकोरा निवासी रोहित आधा दर्जन से अधिक लोगों के साथ अपने मामा परशुराम के घर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी लेन देन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर बातचीत के दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट पे बदल गया। वो दिन तो आया था, पर भागा आज सुबह समय करीब 5 बजे कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई कि बहुआ गांव में परशुराम नामक व्यक्ति को भाणजे ने लेन देन के मामले पर हुए झगड़े में लगी चोट के कारण मृत्यु हो गई है, जिस पर मौका पहुंचकर मृतक की पत्नी से शिकायत हासिल करके और नियमानुसार अभियोग दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। मामला ये है कि जो जल्दी किसी आदमी है उनका जो भांजा है गाँव निवासी है, उनका लेन देन था पैसों के मामले में। उन्होंने कुछ दिए थे, उन्होंने कुछ दिए थे, उनका आपस में डिस्प्यूट था। तो कल शाम को वो आए थे 9 बजे के आसपास। आने के बाद में जिस मैडम ने बातचीत की वैसे सामान्य और ये उत्तेजना हुई दोनों में बात हो गई थी। मेरे पापा और उन दोनों में जो वो उनके भाई है, मेरे भैया हैं वो आजी के, उनके बीच में कुछ वो बातें चल रही थी। मैं जैसे ठंडा लाने के लिए गया था बाहर, मेरे को इतना मैं आया जब तब मैंने ठंडा मम्मी को दिया, फिर वो एकदम से शोर मचने लग गया। देखो उस टाइम हम तो थे नहीं, कहीं बाहर थे गाड़ी पे। हमारे पास तो फोन गया था उस टाइम तक हमारे जब तक तो डेथ हो चुकी। मामला क्या था? मामला तो इनके मामा भांजा का कुछ आपस में लेन देन का ही है, लेकिन जो उसने किया ये बहुत गलत किया। लेन देन का मामला था, आपस में बैठ के बतलाएं तभी इस समस्या का हल हो सकता है। ऐसे नहीं कि भाई किसी के ऊपर आके हमला करना। मुरैना जिले के लोगों की आस्था के केंद्र करेधाम पर 68वें सेपे मिलन समारोह का आयोजन 2 से 9 फरवरी तक किया गया। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आयोजित होने वाले इस विशाल धर्म समारोह की तैयारी अंतिम दौर में है। वैसे तो इस सालाना समारोह की व्यवस्थाएं करेधाम मंदिर कमेटी से जुड़े साधु संत पर अंचल के धर्मवीरू लोग संभालते हैं, क्योंकि 9 फरवरी को भंडारे में प्रसादी पाने के लिए लाखों लोगों के करेधाम आने की संभावना है।
खबर भोपाल से है, जहां पर भोपाल में 45 वर्षीय मजदूर राजकुमार छोला को साइबर ठगों ने टेरर फंडिंग का झूठा आरोप लगाकर 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उससे 1.5 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को एनआईए अधिकारी बताकर वीडियो कॉल कर पुलिस की स्कॉर्पियो दिखाकर डराया। डर के कारण पीड़ित ने उनके निर्देश मान लिए और पैसे अपने खाते से ठगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। खातों को होल्ड कराया गया है। पीड़ित को ठगों के चंगुल से मुक्त कराया गया। मामले की जांच जारी है। एक से 1.5 लाख रुपए और कर देता उनको और वीडियो कॉल करके उन्होंने मुझे बहुत डराया धमकाया था। तो मैं इस विषय में ना मैं कुछ भी कर सकता था, मगर छोला मंदिर थाने से टीम आई, उन्होंने मुझे बचा लिया इस बात से कि ये सब फ्रॉड है और आपको कुछ नहीं करना। वो कौन थे जिनको आपने पैसे ट्रांसफ़र करे? जो फर्जी पुलिस थी। आपसे क्या कह रहे थे वो लोग? कि आपका आतंकवादी नाम आ गया, आप कमीशन खाते हो, ऐसा डर बैठा लिया मुझे और आप डर गए? आपने पुलिस को सूचना दी थी? नहीं दी मैंने। 3-4 दिन में पैसे ट्रांसफर करते रहा और मैं करने की और कोशिश में था। 1 से 1.5 लाख। लगभग कितने कर दिए अभी तक? मैंने 1,43,000 रुपये कर चुका और 1 से 1.5 लाख रुपए और मैं कर देता। इस मामले में जो अननोन नंबर से पीड़ित को फ़ोन आ रहे थे लगातार, उन नंबरों के अगेंस्ट हमने धारा 318, 319 BNS में मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल के कमला नेहरू स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा का दूसरा चरण आज लाइव प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल कमिश्नर शिल्पा गुप्ता मौजूद रही और उन्होंने छात्रों को परीक्षा से पहले मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की बातों को ध्यान से सुना और परीक्षा के लिए दिए गए गुरु मंत्र को आत्मसात करने की कोशिश की। स्कूल में विशेष रूप से शिक्षा संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को परीक्षा की तैयारी और मानसिक तनाव से निपटने के लिए आवश्यक टिप्स दिए गए। खबर भोपाल से है, जहां पर अब सीहोर रेलवे स्टेशन के रेल यात्रियों को गाड़ी संख्या 19489 और 19490 अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन, मुंबई बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस का ठहराव होगा। ट्रेनों के ठहराव की घोषणा को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सांसद आलोक वर्मा ने आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि सीहोर आवागमन करने वालों को लंबे समय से ट्रेनों का ठहराव कराने की मांग रही है, जिससे समय समय पर रेल मंत्री को अवगत कराया जाता है। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के बजरकर पंचायत के महादलित गांव मननबीघा में बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक उपेक्षा से ग्रामीण परेशान है। कचरा प्रबंधन और नालियों की व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदगी बनी रहती है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गांव में पानी की निकासी ठीक नहीं होने से ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दौरान दूसरे गांव से आने वाला गंदा पानी गांव में रुक जाता है और घरों में पानी घुस जाता है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रखंड विकास अधिकारी और अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन दिए गए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर बंटी इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गोदाम में सोमवार सुबह करीब 7 बजे आग लगने से लाखों का रुपए सामान जलकर खाक हो गया है और गोदाम में अचानक धुआं निकलने लगा और कुछ ही मिनटों में आग ने दुकान का पूरा सामान अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग काबू में नहीं आई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सरगुजा के लखनपुर विकासखंड के ग्राम दानकेसरा स्थित गोई डांडपारा में आंगनबाड़ी केंद्र न होने से महिलाओं और बच्चों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ करीब 20 से अधिक परिवार है और प्रत्येक घर में 2-3 बच्चे हैं, लेकिन निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र लगभग 2 किलोमीटर दूर है। गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे पैदल लंबा सफर करके आंगनबाड़ी पहुंचते हैं, जिससे उन्हें दिक्कत होती है। ग्रामीण लंबे समय से अलग से आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने पोस्ट किया। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर शिवपाल का ट्वीट लिखा, अभिभाषण झूठी तारीफों का महोत्सव।
राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर शिवपाल यादव ने पोस्ट किया है। विधानसभा सत्र के अभिभाषण पर सपा महासचिव का पोस्ट। विधानसभा सत्र के अभिभाषण पर सपा महासचिव का पोस्ट। कानपुर से खबर जहां पर शराबी पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद घर के बाहर ही बैठा रहा आरोपी पति। लोहे की रॉड और ईंट से पत्नी के सिर पर वार कर की हत्या। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया। गांव में एक मकान में एक महिला की हत्या हो गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बर्रा, उनकी समस्त टीम, फॉरेंसिक की टीम और हमारे सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें मृतका का पति साहब लाल, उसने किसी ठोस चीज से, सब्बल और ईंट से उसके सर पे प्रहार करके उसकी हत्या कर दी है और महिला का शव यहाँ घर पे पड़ा मिला था। इसमें सारे जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और इसमें महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इनके 2 बच्चे भी हैं जो बाहर कहीं नौकरी करते हैं, घर पे वो लोग उसमें मौजूद नहीं थे। बुलंदशहर से खबर जहां पर हथियारों के साथ युवक का फोटो वायरल। थरा पहासो इलाके में युवक का फोटो वायरल। हाथ में ऑटोमेटिक राइफल लेकर लगाया स्टेटस। पब्लिक में रौब दिखाने के लिए लगा रखे हैं फोटो। गांव साबितगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। वाराणसी से खबर जहां पर ध्वस्तीकरण के विरोध में आत्महत्या का प्रयास विफल। दाल मंडी क्षेत्र में व्यक्ति ने टीन शेड पर चढ़ स्वयं पर उड़ेला पेट्रोल। माचिस जलाते भड़की आग। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाकर मौके पर मौजूद थे प्रशासनिक अफसर, पुलिस व दमकल कर्मचारी। खबर सोनभद्र से है जहां पर रॉबर्ट्सगंज फन्नूगंज मार्ग के लरसड़ा गांव में बने खबर सोनभद्र से है जहां पर रॉबर्ट्सगंज फन्नूगंज मार्ग के लरसड़ा गांव में बने राइस मिल के प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मानव श्रृंखला बनाकर किया गया प्रदर्शन। जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज फन्नूगंज मार्ग पर इस समय में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पर राइस मिल है। राइस मिल से यहाँ पे ग्रामीणों को काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि राइस मिल द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, लेना भी दूभर हो गया है। आज आपको बता दें कि किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यहाँ पे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया। मानव श्रृंखला बना करके विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार जो राइस मिल यहाँ पे संचालित हो रहा है, ये पूरी तरीके से प्रदूषण फैला रहा है। आलोकपति तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र।
खबर नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के सेक्टर 62 में तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर ब्लैंक पे एक डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए चालक को हिरासत में लिया है। डिलीवरी बॉय स्कूटी भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मृतक की शिनाख्त कराने की कोशिशों में जुटी हुई है। उन्नाव में मोहान बांगरमऊ मार्ग पर सोमवार सुबह एक दलदला देने वाली घटना में ऊंचगांव निवासी 54 वर्षीय रिटायर्ड फौजी सजीवन सिंह की अज्ञात वाहन की तेज रफ्तार टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। 4 साल पहले जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए सजीवन पिछले 1 साल से हसनगंज विद्युत विभाग में रात्रि गार्ड के रूप में सेवा दे रहे थे। सजीवन सिंह सुबह वॉक के लिए निकले थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वो उस सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरे। करीब 10 बजे तक घर न लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। राहगीरों ने सड़क किनारे झाड़ियों में पड़े सजीवन को देखा और हसनगंज कोतवाली को सूचना दी। हल्द्वानी में एसडीएम कोर्ट परिसर में न्यायिक कार्य लंबे समय से ठप करने रहने के विरोध में विधायक सुमित द्रेश और पार्षद रवि जोशी ने धरना प्रदर्शन किया है। दोनों जनप्रतिनिधि कोर्ट परिसर में जमीन पर बैठकर विरोध जताते हुए नजर आए। जानकारी के अनुसार एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह के ट्रांसफर के बाद से कोर्ट का संचालन नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है। आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई मामलों की सुनवाई लंबित पड़ी है। धरने के दौरान विधायक सुमित द्रेश ने कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत कर समस्या से अवगत कराया और हल्द्वानी में शीघ्र नए एसडीएम की तैनाती की मांग की है। देखिए 19 तारीख से एसडीएम साहब चले गए और वैसे मैं यहाँ पे धरने में नहीं बैठा हूँ। मैं तो यहाँ पे जय श्री राम जय जय राम का नारा करने के लिए बैठा हूँ, जाप करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि हमारे माननीय संसद जी ने कहा है कोई भी काम नहीं होता, आप ये नाम जपो तुरंत काम हो जाता है। जब मैं घर में थक गया तो तब मैं एसडीएम को आया जाप करने के लिए कि यहाँ पर जाप करता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। मैंने अपनी बात माननीय विधायक जी को बताई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि विधायक जी आए। और ये हल्द्वानी विधानसभा के अंदर से एसडीएम गायब है। मैं आप बताइए, इतना बड़ा एसडीएम है और सारे काम यहाँ पर होते हैं, लोग अपनी नई शादियाँ नहीं करा पा रहे हैं। नहीं देखिए, जनमानस आम जनता बहुत परेशान है। 143 हो जो लैंड यूज चेंज होता है, 229B का दावा हो, अन्य लैंड डिस्प्यूट हो, उसके अलावा मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो कि यूसीसी के आने के बाद एक अनिवार्यता बन चुका है 2010 के बाद का, ये सारे विषयों पर यहाँ पे समय थम चुका है, काम थम चुका है। तो इसलिए बहुत गंभीर विषय है। मैं रवि भाई को विशेष बधाई देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ गोविंद बिष्ट जी को। वकीलों पे भी बहुत दबाव बन चुका है। लक्सर से खबर, जहां पर बीआरसी कार्यालय परिसर में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सपनों की उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कई स्कूलों से आए प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। खास कैटवॉक, कुर्सी दौड़ और लोकगीत नृत्य सहित कई प्रतियोगिताओं में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दर्शकों के मन को मोह लिया। कार्यक्रम में बेस्ट एसएमसी, बेस्ट टीचर, बेस्ट प्रेरक तथा टीएलएम प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों और शिक्षकों को विशेष मोमेंटों से सम्मानित भी किया गया। सपनों की
उड़ान ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हमारे यहाँ संपन्न विकासखंड कार्यालय जो हमारा है उसमें संपन्न हो रहा है। इससे पूर्व ये विद्यालय स्तर पे और जो हमारे स्कूल स्तर है उस पर बच्चों का विभिन्न प्रतियोगिताएं हमारे आयोजित की गई। 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें है और इसमें जो बच्चे हमारे संकुल स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो श्रेणी में आए थे उन बच्चों को आज ब्लॉक स्तर पर आमंत्रित किया गया है और ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उनमें से हम उन बच्चों को जिले में प्रतिभाग कराएंगे। वास्तव में जो इसमें एक और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें एक आदर्श एसएमसी की भी बात है। एक प्रतियोगिता है जो हमारे पास विद्यालय प्रबंधन समिति है। सर, जो ये आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और ये मतलब बहुत खुशी की बात है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए क्योंकि बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है और जो बच्चों के सपने, जैसे कि आप सुन ही रहे सपने हैं, वो उड़ान भरते हैं तो वो अपनी उड़ान कहाँ दिखाएंगे। तो यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि जहाँ पे वो कुछ प्रेजेंट करते हैं और उनको कुछ ना कुछ मतलब मिलता है, रिवॉर्ड मिले या कुछ एप्रिशिएशन मिले तो वो आगे बढ़ने के लिए उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर अपने 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर पहुंचे कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट देश को आगे बढ़ाने वाला है, जिसमें शिक्षा मद में 110% की वृद्धि हुई है। बजट देश के विकास संबंधी विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने उत्तराखंड को लेकर कहा कि राज्य सृजन के बाद खेती कम होने के बाद भी कृषि उत्पादन बढ़ा है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए पहले से अधिक धनराशि का प्रावधान होने से उत्पादन में अधिक वृद्धि होगी। इस तरह सड़क मार्ग के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना सराहनीय है। बीआरओ के लिए स्वीकृत 7300 करोड़ धनराशि भी बड़ा जोनत कार्य साबित होगा। वित्तीय वर्ष में 500 नए सरोवर बनाए जाने से मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी। प्रदेश के लिए इस बजट में स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। देखिए, उत्तराखंड अगर आपने देखा होगा बजट में छोटे छोटे शहरों को टूरिज्म में बढ़ावा देने की बात की गई है और इसका सबसे ज़्यादा फायदा उत्तराखंड को होने वाला है क्योंकि आज भी सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में हमारी इनकम टूरिज्म से हो रही है। 4 धाम यात्रा में 65 लाख से अधिक यात्री हमारा पिछले बार आ चुका है। तो टूरिज्म के सेक्टर में हमें इस बजट से बहुत फायदा होने वाला है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूँ। लखनऊ से खबर, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कर रहे हैं समीक्षा बैठक। जल निगम सभागार में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की जा रही है। बता दें कि जल जीवन मिशन के कार्यों की गहन समीक्षा जारी, संबंधित तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ कर रहे हैं समीक्षा। नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति के एसएस अनुराग श्रीवास्तव भी इस बैठक में मौजूद हैं। संबंधित तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ कर रहे हैं समीक्षा। जल निगम सभागार में जल जीवन मिशन की कर रहे हैं समीक्षा। सोनभद्र से खबर, जहां पर अनपरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से पुलिस ने 6 ग्राम हेरोइन बरामद की है। 1,20,000 बताई जा रही है हेरोइन की कीमत। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया
आजमगढ़ का रहने वाला है गिरफ्तार अभियुक्त। बता दें कि सोनभद्र जनपद के अनपरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आजमगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है गिरफ्तार अभियुक्त। सोनभद्र जनपद के अनपरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदायूं से खबर जहां पर फैजगंज वेटा में सनसनी, पेट से लटका मिला युवक का शव। बता दें कि ससुराल आया था युवक, मौत बनकर आई रात। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। पेट से लटका मिला युवक का शव, फैजगंज वेटा पुलिस क्राइम रोकने में फेल। मामला फैजगंज वेटा थाना क्षेत्र के संडोला का है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। खबर कानपुर से है जहां पर ग्वालटोली थाना क्षेत्र में लग्जरी लंबोर्गिनी कार से हुए एक्सीडेंट मामले में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के निर्देश के बाद थाना पुलिस तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के आर्य नगर स्थित बंगला परशुराम वाटिका के गेट तक पहुंच गई, लेकिन बंगले का गेट नहीं खोला गया। हालांकि पुलिस घंटी बजाने के साथ साथ दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन अंदर से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। ये बात दूसरी है कि बंगले में बॉडीगार्ड की चहलकदमी दिखाई देती रही, जो मीडिया के कैमरे में कैद भी हुई। जांच करने पहुंचे उप निरीक्षक शैलेश कुमार पांडे व उनके साथी दरोगा ने बताया कि गेट नहीं खोला गया, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। एक्सीडेंटल मामला आपको पता ही है, तो हम उसको बस तलाश कर रहा हूँ। अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई सर? सर मुलाकात हुई कि नहीं इससे? अभी हमसे नहीं हुई। आपसे नहीं हुई? आप लेके जाएंगे क्या? अभी आप मिल जाएंगे तो ले जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ले जाएंगे। मेरे पास फुटेज है, वो घर के अंदर है वो। तो कोई बात नहीं, खुले तो दरवाजा तो खुले, दरवाजा खुलेगा, मिलेगा तो ले जाएंगे। करेंगे खास पहले मिलने दीजिए, यार आइए इधर खड़े, ये देखिए। लैम्बोर्गिनी हाई प्रोफाइल प्रकरण में अब लगातार पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। कार्रवाई के दौरान तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा का नाम सामने आ चुका है और उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और इस वक्त जो है तंबाकू कारोबारी उन्हीं के घर पर मैं मौजूद हूं और आपको बता दूं, देखिए इनका ये घर है, यहाँ पर के मिश्रा का के नाम का बोर्ड लगा हुआ है और गेट जो है वो बंद रखा गया है। हालांकि जिस पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया और उसके बाद पुलिस की एक टीम जो है यहाँ पर पहुंची थी शिवम से बातचीत करने के लिए, लेकिन इस गेट को खोला नहीं गया है। बाकायदे पुलिस यहाँ पर आई, उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन ना तो यहाँ पे किसी ने गार्ड ने दरवाजा खोला और ना ही उनसे कोई बातचीत करी है। जबकि ये पूरा प्रकरण जो है वो एक रईस जादे कानपुर के जो तंबाकू कारोबारी है उनका नाम सामने आया है, क्योंकि पहले इस पूरे प्रकरण में लापरवाही बरती गई थी, दबाने का प्रयास किया गया था। 5 मिनट में 5 लोगों को घायल करने वाली उस गाड़ी को छिपाया गया बाउंसरों द्वारा। फिर उसके बाद जब लोगों ने इसका खिलाफ आवाज उठाई तो फिर 24 घंटे बाद उस पर एफआईआर दर्ज करी गई है। हालांकि एफआईआर भी गाड़ी के नंबर पर दर्ज करी गई थी, लेकिन अब जब पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू करा है तो अब कार के जो मालिक हैं उनका नाम सामने आ चुका है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अभी भी रईस जादे जो हैं उनकी लापरवाही दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि उनको मेडिकल समस्या हुई थी जिसके कारण ये पूरी घटना हुई है। लेकिन अब पुलिस यह जानकारी कर रही है जो रईस जादे है शिवम मिश्रा, इन्होंने उस समय नशा किया हुआ था या फिर सच में उनको मेडिकल की समस्या थी। यही पूछताछ करने के लिए पुलिस जब पहुंची है तो इन्होंने गेट नहीं खोला और पुलिस के से ना ही मुलाकात करी और ना ही उनके किसी भी सवालों का जवाब दिया। कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण इस मामले को की लापरवाही के साथ साथ जो रईस जादे है इनकी रसूख का भी जो जीता जागता सबूत है वो प्रस्तुत करता है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।
नैनीताल हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता का स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। इस अवसर पर उच्च न्यायालय में फुल कोर्ट रेफरेंस भी हुआ। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता के न्यायालय पहुंचने पर न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह, रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित सभी न्यायमूर्तियों और अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि नए मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी का स्वागत समारोह था। ओपनिंग उनके स्वागत में आज यहाँ पर रेफरेंस था क्योंकि गुप्ता साहब नए चीफ जस्टिस बने हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को बिलोंग करते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहा है क्योंकि उसी का एक पार्ट हमारा उत्तराखंड हाई कोर्ट है। तो उन्होंने आज अपनी स्पीच में भी बहुत सी चीज़ें कही कि हम उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो भी समस्याएं हैं एडवोकेट्स की, लिटिगेंट्स की और स्टाफ की, उन सबको अच्छी तरीके से देख करके उनको जल्द से जल्द उनका निराकरण करेंगे। कोटद्वार में भाजपा नेत्री मीरा रतूड़ी ने कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई निष्पक्ष तरीके से करेगी और इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया को दिए बयान में मीरा रतूड़ी ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में परिजनों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई थी। परिजनों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की संस्तुति की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। निष्पक्ष जांच होगी क्योंकि सीबीआई पे मामला चला गया और पहले भी एसआईटी ने जितना काम किया है उसके आधार पे 3 लोग अभी भी आजीवन सजा काट रहे हैं और आगे सीबीआई को जो भी मिलेगा, अगर कोई दोषी होगा तो वो दंडित जरूर होगा। हल्द्वानी शहर में 2200 करोड़ रुपए से अधिक की चल रहे विकास योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन दयाल ने एजीबी के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की है। बैठक में जिलाधिकारी ने तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीवरेज, पेयजल और आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और मानसून सीजन से पहले शहर के सभी विकास कार्य हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। जो परियोजनाएं यहाँ पर रोड वाइडनिंग की, ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज की जो चल रही हैं गतिमान, उसमें चौड़ीकरण है, मरम्मत, रिपेयर, सुदृढ़ीकरण, तो इसको लेके पैच वाइज रिव्यू लिया गया है। जो एजेंसीज़ हैं जिनकी यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी है, कहीं पर वन विभाग की परमिशन चाहिए, कहीं पर जो है सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी वगैरह के समन्वय की बात है। तो स्टेक होल्डर से कॉर्डियली वार्ता करके परियोजना को इस मानसून से पहले कंप्लीट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत हकिया नंबर 1 में आज सुबह करीब 8 बजे दर्दनाक हादसा हुआ। खनन सामग्री से भरे अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार जयपाल को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार और दहशत का माहौल है। मृतक के परिवार में मातम छा गया, जबकि स्थानीय लोग उग्र हो गए और उन्होंने न्याय की आड़ में डंपर को आग के हवाले कर दिया। भारी मालवाहक वाहन के द्वारा श्रीनगर ढकिया निवासी श्री जयपाल सिंह बुड्डू पुत्र चरण सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष की दुर्घटना में मृत्यु कारित की हुई है। इससे आक्रोशित होकर लोगों के द्वारा उक्त वाहन में आग लगा दी गई थी और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, फोर्स बना हुआ है। पार्थिव शरीर को मोर्चरी भिजवाया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। स्थिति की बात किया जाए सामान्य है, मौके पर पुलिस बल तैनात है। और देश की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।